साथियों नमस्कार। इससे पहले हम दुर्ग के 2 चैप्टर कर चुके हैं और ये लगभग कुल मिला के 29 क्लास हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं दुर्ग स्थापत्य का अगला भाग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद और गंगाधर जो है अन्य नाम है मत्स्यंदर, महोर, कुंभपुर या कुंभल मेरू गंध मादन पर्वत पर है स्थित है और गिरि दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ राजसमंद मत्स्येंद्र अन्य नाम है, महाौर, कुंभपुर और कुंभल मेरू नाम है, गंधमान पर्वत पर स्थित गिरि दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते साथियों, निर्माण किया है महाराणा कुंभा ने, किसके लिए? पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में निर्माण, नागौर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण। ये ध्यान रखिए, दो चीजें, कुंभल देवी के स्मृति में और नागौर विजय के उपलक्ष्य में। साथियों हम लगभग सभी प्रकार के नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं रोज, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी काफी संख्या में अपलोड कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अध्यापक जो तृतीय श्रेणी है उनके लिए, रीड मतलब के लिए, रीड मेंस के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा संख्या में वीडियोस आने वाले हैं और सभी प्रकार के नोट्स आपको कवर करवा ली जाएगी। कलाम कोचिंग से करवा रहे हैं हम ये नोट्स, जो कलाम कोचिंग के नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने नोट्स बनाए, आपको पता है नामी कोचिंग है और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं इन्होंने, देख सकते हैं आप, प्रश्न देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, प्रमुख शिल्पी मंडन इस दुर्ग से मौर्य राजा संप्रति के काल के अवशेष यज्ञवादिका में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देख संप्राति देखिए कौन था, जो अशोक का पुत्र था संप्राति। तो मुख्य मंडल तो है, मंडल शिल्पी तो है, इस दुर्ग के मौर्य राजा संप्रति के काल में अवशेष यज्ञ वेदिका के रूप में मिले हैं, उस समय के अवशेष मिले। अब देखिए 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से गिरा है, इसके 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते, वो दीवार है आपको पता ही है, जो बहुत बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजाओं के संकटकालीन शरण स्थल है, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन, जब जब संकट आता था, युद्ध हो जाते थे उस समय, संकटकालीन ये शरण स्थली थी। 1537 में महाराणा उदयसिंह का राज्याभिषेक ये हुआ। देखिए आपको पता, महाराणा प्रताप का तो पूछते ही है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो वो कुंदा उस समय आप, परंतु महाराणा उदयसिंह का कब हुआ? तो 1537 में, 1537 में महाराणा उदयसिंह का। 1540 में इस दुर्ग की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, और कटारगढ़ में हुआ था। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ के युद्ध में मुगल सेना नायक शाहबाज खान द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। 3 अप्रैल 1578 के कुंभलगढ़ के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, सेना नायक शाहबाज खान द्वारा इस पर निर्माण कार्य। प्रवेश द्वार देखिए, ओरठ पोल इसका प्रवेश द्वार है, प्रथम प्रवेश द्वार है। कौन कौन से फिर देखिए, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, राम पोल है, भैरव पोल है, निम्बा पोल है और पगड़ा पोल है। अब देखिए इसमें से जो 3-4 पोल है वो तो कॉमन है, सब में है, भैरव पोल है, राम पोल, ये ज्यादातर सब पोल है। ये कुछ आ सकता है जैसे सवाल, ये निम्बा पोल और पगड़ा पोल कहाँ पे है, तो आप कुंभलगढ़ लिखना, ध्यान रखिएगा, निम्बा पोल, पगड़ा पोल। अब देखिए डायरी बट्टा, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित द्वार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल, ऐसा सवाल आता है साथियों। अब ऐसा आता है कि डायरी बट्टा क्या है, ये आ जाए, और उसमें देखिए कोई रीति रिवाज का डाल दे कि विवाह के संबंध होने वाली कोई रस्म हो, किसी विशेष जाति में होने वाली कोई वैवाहिक रस्म हो या कुछ आ जाए, तो आपको लिखना है। देखिए एक ऑप्शन सी भी आ जाए, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित द्वार, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ मारवाड़ पर स्थित, सीमा पर स्थित द्वार। पेयजल स्रोत, मामादेव कुंड और झाली बाकी कुंड बावड़ी, 3 है पेयजल स्रोत, 2 थे, मामादेव कुंड और झाली बाकी। कटारगढ़ दुर्ग, सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित लघु दुर्ग, कुंभा का निवास, मेवाड़ की आंख, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा इसलिए मेवाड़ की आंख है, मतलब वहां से सब कुछ दिखाई दे सकता है, ऐसा है। कटारगढ़ सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित लघु दुर्ग है, कुंभा का निवास स्थान है, और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। कुंभा के महल, बादल महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित। ये जो देखिए, एक तो कुंभा के महल है, फिर बादल महल क्या है, इसमें जो है उपस्थित महल है वो देखिए, कुंभा महल है एक, तो बादल महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित है। 2 भाग है, जनाना महल और मर्दाना महल। एक है झाली रानी का मालिया, तो ये सवाल साथियों पटवारी में भी 2-3 बार, पहले पटवारी 2013 में एक बार दी थी हमने, तो उस समय आया था, और फिर LDC में, और आए पूछ रहे थे झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। नीलकंठ महादेव का मंदिर, नागर शैली का उत्कृष्ट नमूना, ध्यान रखिएगा। वेदी मंदिर 108 वेदियाँ है, वेदी मंदिर 108, सूर्य मंदिर, मामादेव मंदिर, पितलिया शाह मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर। ये सवाल ही आता है साथियों कि ये पितलिया श्याम मंदिर कहाँ है, अब तो ये ऐसा सवाल आता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभ श्याम मंदिर तो नाम से पता चल जाता है, मामादेव मंदिर भी पता चलता है, सूर्य मंदिर भी है, तो ये माफ कीजिएगा, पितलिया शाह मंदिर है जो, ये याद रखिएगा आप, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ध्यान रखिएगा। अब दुर्ग की तलहटी में उड़ना राजकुमार स्मारक, पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, सिसोदिया उड़ना राजकुमार जिन्हें कहा गया था, आपको पता ही है, वो सांगा के भाई थे, और उनमें जो राज्य के लिए युद्ध हो गया था, तो वो एक ज्योतिषी के पास गए थे वहाँ पूछाने के लिए कौन, मतलब सिंहासन पद किसको प्राप्त होगा,
तो जो उन्होंने था भूपी जो थे, आप कह सकते शायद महिला ज्योतिष जो, उन्होंने बता दिया कि ये सांगा का राज्याभिषेक की संभावना ज़्यादा, तो वहीं से उन्होंने लड़ाई शुरू हो गई। तो इस प्रकार साथियों ये मामला हुआ था। फिर जो आपको पता है पृथ्वीराज शिशुराज उड़ा राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से, मतलब बहुत ही स्फूर्तिवान और बहुत ही पुरुषार्थी थे, बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे। अगर जैसे वो मतलब आप कह सकते हैं कि सांगा से, मतलब राणा सांगा की जैसे उनके तरह पुरुषत्व से भरपूर थे और मतलब काफ़ी युद्ध प्रिय थे, परंतु उनको किसी ने वो विष दे दिया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। और बनवीर जो था, बनवीर जिसने आपको पता है पन्नादाय के पुत्र चंदन को हत्या की थी, वध किया था, जो उनको राणा उदय सिंह समझकर, तो बनवीर उनका पासवान का जो पुत्र था। तो वास्तुकार, अब देखिए ये आपको ज़्यादा डीप बता दिया, चलिए वास्तुकार गगन पन्ना, याद रखिएगा वास्तुकार गगन पन्ना, ये जो दुर्ग की तलेटी में जो स्मारक है उड़ा राजकुमार का, तो उसका अबुल फजल द्वारा इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब सवाल इसमें बनता है साथियों कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इतना ऊंचा है कि पगड़ी गिर जाती है ऊपर देखने में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने कहा है? अब्दुल फजल ऑप्शन आ जाएगा, बदायूं आ जाएगा, दूसरा जो खुसरो आ जाएगा, भले उस समय नहीं थे तो भी। तो इस प्रकार से ये 3-4 जो अरबी साहित्यकार जो इनका साथ में थे, तो मुगल के, उनके साथ वाले नाम आ जाएंगे। तो आपको फिर ये अबुल फजल ध्यान रखना है। आईने अकबरी, अबुल फजल लिखा था आईने अकबरी, ध्यान रखिएगा। जो सवाल आया था आपको पता है इसमें से, रीट में सवाल आया था किसका किसका भाग है, वो आया था सवाल। अब देखिए सज्जनगढ़ का किला उदयपुर, वंशधरा पहाड़ी पर स्थित एक गिरी दुर्ग, निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, अन्य नाम मानसून पैलेस मेवाड़ का मुकुटमणि, ध्यान रखिएगा मानसून पैलेस और मेवाड़ का मुकुटमणि, सज्जनगढ़ किला उदयपुर में वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जैसे चिड़िया टूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ है, इसी प्रकार वंशधरा पहाड़ी पर है ये सज्जनगढ़। वायरलेस केंद्र का संचालन किया जा रहा है यहाँ पर, और ये सवाल आ सकता है किस दुर्ग से वायरलेस केंद्र का संचालन किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं सज्जनगढ़ का। अब देखिए ऊंटाला का किला, अब देखिए आप कह सकते साथियों कि ऐसा थोड़ी सवाल आता है, ऐसा नहीं आता, तो देखिए आने को कुछ भी आ सकता है। कभी तो एकदम देखिए सीधी बात है, किसी टॉपिक से एकदम सरल सवाल आएगा, किसी टॉपिक से बिल्कुल हार्ड सवाल आएगा, तो यही है। तो इसलिए आपको दोनों पढ़ना तो पड़ेंगे। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। आप बहुत सारा परिश्रम कीजिए, बस बाकी कहीं सवाल नहीं आएंगे। इसलिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है किसी भी स्थिति में। बिना परिश्रम से आपको पता है क्या उगता है, घास खरपतवार उगती है। आप खेतों में देखिए, जो अब जैसे फसल के समय जो खरपतवार जिसे कचरा कहते हैं, वो अपना आप उगाया, उसको किसी ने कुछ नहीं किया, और फसल उगाने में कितने परिश्रम लगता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बस परिश्रम कीजिए, ताकि परिश्रम से आपकी सफलता मिलती है। बाकी कोई ऑप्शन शॉर्टकट तो इस संसार में संभव ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊंटाला का किला उदयपुर, महाराणा प्रताप के देहांत के पश्चात जहांगीर ने इस पर अधिकार किया, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप के देहांत के पश्चात जहांगीर ने इस पर, जहांगीर द्वारा कायम खां को नियुक्त किया। ये थोड़ा सवाल साथियों आ सकता है कि ऊंटाला के किले पर कायम किसको नियुक्त किया, तो कायम खां, परंतु कायम खां को किस किले पर नियुक्त किया, ये भी सवाल। ऊंटाला का किला उदयपुर। महाराणा अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इस समय 2 सरदारों सक्तावत व चुड़ावत द्वारा अमर सिंह से हरावल सेना का नेतृत्व मांगा। सक्तावत से तो बल्लू जी सक्तावत और इनसे जत सिंह चुड़ावत। अमर सिंह द्वारा एक युक्ति द्वारा उटाला दुर्ग में प्रथम प्रवेश करेगा, वह हरावल का नेतृत्व करेगा। देखिए क्या मतलब ये सवाल है साथियों कि जो हरावल मतलब आपको पता अग्रिम पंक्ति होती है सेना में, तो उनका देखिए इन्होंने मांगा बल्लू सक्तावत जी ने और जैत सिंह चुड़ावत जी दोनों ने मांगा। तो महाराणा अमर सिंह ने युक्ति क्या निकाली कि उटाला दुर्ग में जो प्रथम प्रवेश करेगा वह हरावल का नेतृत्व करेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे देखते हैं गोकुंदागढ़ उदयपुर, सराड़ा का किला। गोकुंदागढ़ तो है उदयपुर में, सराड़ा किला उदयपुर, मेवाड़ का काला पानी। आपको पता है कई क्रांतिकारों को यहां पर रखा गया था। सराड़ा का किला है जो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। शेवना का दुर्ग प्रतापगढ़, ध्यान रखिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। शेवना का दुर्ग कहां है? प्रतापगढ़। जानागढ़ का किला प्रतापगढ़ मकबूल खां के द्वारा निर्मित। ये देखिए साथी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा होता है, जानागढ़ का किला। अब ऐसा सवाल तो किसी मतलब फिर कम आता है, तो हम सुन ही नहीं पाते कि कौन सा सवाल कहां से आया, तो थोड़ा याद रखिए। देखिए जानागढ़ का किला है, जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ तो बीकानेर में, जानागढ़ है प्रतापगढ़ में और मकबूल खां द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिए। छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में कौन कौन से किले हैं आप याद रखिएगा। छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में, जानागढ़ का किला प्रतापगढ़ में, शेवना का दुर्ग प्रतापगढ़ में। और सरादा के किले में किस क्रांतिकारी को रखा गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा किस क्रांतिकारी को रखा गया था। बैसरोडगढ़ का किला, बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का वेल्लोर। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, ध्यान रखिएगा, बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदी है। उस किले का निर्माण भैंसा शाह वरोड़ा नामक बंजारे ने द्वारा निर्मित है। भैंसा शाह वरोड़ा नामक बंजारा।
तो इन्होंने ये करवाया था, इसे बेसरोडगढ़ कहा जाता है। कर्नल टॉयड द्वारा कहा, यदि मुझे राजपूताना के जागीर की पेशकश की जाए तो मैं सिर्फ बेसरोडगढ़ को चुनूंगा। ध्यान रखिएगा, कर्नल टॉयड ने ये कहा। बेगू का दुर्ग चित्तौड़गढ़, सलूम्बर का दुर्ग उदयपुर और तोहन दुर्ग काकरोली राजसमंद। लो ये ध्यान रखिए, 3 दुर्ग है ये, बेगू चित्तौड़गढ़, सलम्बुर उदयपुर, लोहन तोहन दुर्ग काकरोली राजसमंद। धन्यवाद साथियों, अगला जो है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी ये हम रीड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो डाल रहे हैं, और ऐसे आप जो हिस्ट्री है फर्स्ट ग्रेड अगर वो है तो आप इसमें देख सकते हैं। परंतु देखिए साथियों, इसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो पहला पेपर है उसके लिए प्रश्न डालेंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं। ये कल हमने, इससे पहले में जयपुर संभाग के दुर्ग देखे थे, आज उदयपुर संभाग के दुर्ग देखते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उदयपुर के दुर्ग, चित्तौड़ के, उदयपुर संभाग के दुर्ग देखिए कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं आपको एक बार। उदयपुर संभाग के दुर्ग जूम कर लेते हैं। चलिए, चित्तौड़ दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग या विचित्रकूट दुर्ग। याद रखिएगा क्या क्या कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर, सवाल आता है कई बार। राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग या विचित्रकूट दुर्ग। 4 नाम है, एक तो है दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, गिरि दुर्ग के रूप में है ये, मतलब पहाड़ी पर है। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में मेसा के पठार पर स्थित है। चित्रकूट दुर्ग नामक चित्रकूट दुर्ग से जाना जाता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने कराया, ये सभी सवाल चित्रांगद मौर्य अभी कुछ समय पहले परीक्षा में आया था, तो ये आता रहता है। मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, परीक्षा तैयारी कैसे की जाती है। देखिए, किसी टॉपिक से तो आएगा सरल सवाल, किसी से आएगा कठिन सवाल, तो आपको दोनों याद करने ही पड़ेंगे। मतलब सरल भी आपको याद करना पड़ेगा और कठिन भी। तो ये देखिए, ये इजी प्रश्न है, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, परंतु आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इजी, आपको पता है, आपको आउट कठिन सवाल वाले प्रश्न नहीं करते, आपको आउट करते हैं जो इजी सवाल होते हैं, सरल सवाल होते हैं, जो आपको आते होते हैं। भाई आप बार आके आप कहते हो कि ये आता था फिर गलत हो गया। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि किसी को भी हल्के में ना दे। हल्के में देना मतलब आप उससे बहुत भारी बना रहे हो, तो हल्के में ना ला किसी को भी। चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया 7वीं सदी में। और साथियों, आप ऐसा, सबसे बड़ी बात यही है कि सरल सवाल को कभी गलत ना करें, बस यही है, ध्यान रखें। चलिए आगे शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण, जिस कारण इसे विचित्रकूट नाम से जाना जाता है। ये चित्रांगद मौर्य द्वारा किया 7वीं सदी में मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए उक्ति प्रचलित है कि गढ़ है तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़, ध्यान रखिएगा। गंभीर व बेड़ज नदियों के संगम के पास स्थित है। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक माना मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 9वीं सदी में प्रत्यारों के अधिकार। याद रखिए कैसे, गंभीर व बेड़ज नदियों के संगम पर भी है। एक तो ये संगम पर, एक और भी 2-3 किले हैं जो संगम पर है, उनका नाम मैं आपको बता देगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है। एक गंभीर और बेड़ज के नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके ये चित्तौड़ का पर अधिकार कर लिया था। तो बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। 10वीं व 11वीं सदी में ये दुर्ग परमारों का नियंत्रण में था। परमार राजा मुंज का अधिकार था इस पर, ध्यान रखिएगा। 10वीं और 11वीं सदी में परमारों पर अधिकार था। इससे भी सवाल आता है कि किसका अधिकार नहीं था। तो देखिए, चौहान आ सकता है, परमार आ सकता है, मेवाड़ के साथ शासक आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इनका किसका, मतलब इनका अधिकार नहीं था। 1133 ईस्वी में सोलंकियों के नियंत्रण में चला गया। 1176 में लगभग पुनः गोहिलों के नियंत्रण में गया। रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। सामरिक यानी साथियों युद्ध के तौर पर, समर यानी युद्ध होता है, तो आप ध्यान रखें, समर प्लस एक सामरिक। 10वीं 11वीं सदी में दुर्ग परमारों के नियंत्रण में था। मुंज का अधिकार था, ध्यान रखें। 1133 मतलब 12वीं सदी हो गई, सोलंकियों के नियंत्रण में चला गया। 1174 में लगभग पुनः गुहिलों के नियंत्रण में आ गया। 11 और रावल जैत्र सिंह, ये याद रखिएगा कि चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो ये रावल जैत्र सिंह, ध्यान रखिएगा। दिल्ली और मालवा युद्ध पढ़ लिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। 1308 में खिलजी का आक्रमण, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। याद रखिएगा साथियों, इसका नाम खिजराबाद रखा। देखिए, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा। इसी प्रकार जो मुअज्जम था बादशाह, उसने जो आमेर का दुर्ग या दुर्ग था उसका नाम साथियों रखा था, आपको याद होगा तो मोमिनाबाद। आगे देखते हैं। खिज्र खां द्वारा यहाँ गंभीरी के पुल का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे नोट से साथियों, गलत नहीं कहेंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट से, अच्छे सवाल, मतलब गहराई से दिए गए इसमें, कलाम के नोट से, ये कलाम अकेडमी के। खिज्र खां द्वारा यहाँ गंभीरी के पुल का निर्माण करवाया गया। प्रथम शाखा, देखिए शाखा कब हुआ, देखिए ये प्रथम शाखा देखिए आप 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण।
रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर केसरिया रावत बाग सिंह, और ये केसरिया रावत बाग सिंह ने और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया था। 3 शाखे हुए थे। शाखे आपको पता ही है, केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। कई कई अर्थ जैसलमेर में जैसे अर्थ शाखा हुआ था, 2.5 शाखे होते हैं। तो 1536 में याद रखिएगा, रानी कर्मावती जी के नेतृत्व में ये जौहर किया गया था और केसरिया हुआ था रावत बाग सिंह के नेतृत्व। आगे देखिए 1567 से 68 अकबर द्वारा आक्रमण, केसरिया जयमल फत्ता सिसोदिया द्वारा और जौहर फूल कवर, ये याद रखिएगा। तीसरा शाखा 1522 में, माफ कीजिए 1522 नहीं होगा, ये 1500 अच्छा ये गलत टाइपिंग है। 1522 में राणा उदय, अच्छा 1522 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था। बहुत सही है। अच्छा ये जन्म तिथि बताइए महाराणा उदय सिंह। देखिए केसरिया ये 3 शाखे हुए थे। आगे देखते हैं दुर्ग निर्माण कार्य। ये साथ ही साथ 1572 में महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था, ऐसा कुछ आ रहा है। या दुर्ग निर्माण कार्य देखिए 7 अभेद प्रवेश द्वार, पांडन पोल प्रथम प्रवेश द्वार, रावत बाग सिंह का स्मारक, भैरव पोल देसूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर जो 1534-35 में शहीद हुए, हनुमान पोल, भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य में जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ के स्मारक स्थित है। और गणेश पोल देखिए, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल मुख्य द्वार है, याद रखिएगा। प्रवेश का मुख्य द्वार राम पोल है और फत्ता सिसोदिया का स्मारक यहीं पर है। तो 7 पोल ये अभेद प्रवेश द्वार है। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। कुंभा महल है, कुंभा द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था, कुंभा महल में, याद रखिएगा। और आगे महाराणा प्रताप का जन्म भी आएगा शायद, कि वो कटारगढ़ में हुआ था। तो कुंभा देखिए, महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ था। इसमें देख सकते हैं आप चंदन के बलिदान की कथा, जो पन्नाधाय का पुत्र था चंदन, जिसको बलवीर ने उदय सिंह समझकर हत्या कर दी थी। कंवरपदा का महल, सांगा ने मीराबाई हेतु इसका, देखिए ये साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी आगे नहीं आया। अब देखिए कौन सा महल है, कंवरपदा का महल, महाराणा सांगा ने मीराबाई हेतु इसका निर्माण कराया। तो ये सवाल जरूर आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मीराबाई हेतु राणा सांगा द्वारा करवाया गया महल का क्या नाम है, तो कंवरपदा महल। रानी पद्मिनी का महल, इसके पास पद्मिनी तालाब भी स्थित है। रतन सिंह पैलेस, महाराणा रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित, रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर महादेव मंदिर का स्थित। तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी, रतन नाम से ही है तो याद हो जाएंगे आपको, रतन सिंह अपने नाम से ही है। फतेह प्रकाश महल, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित, राजकीय म्यूजियम के रूप में प्रयुक्त, ये राजकीय म्यूजियम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये फतेह प्रकाश महल। गोरा बादल महल, ये इसमें है चित्तौड़गढ़ में। जयमल राठौड़ की हवेली भी यही है। नवलखा भंडार, ध्यान रखिए बनवीर द्वारा ये निर्मित, अधूरा निर्मित है, बनवीर की दीवार भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बनवीर की दीवार कहा जाता है। और नवलखा भंडार बनवीर ने करवाया था, याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आधा वो भी अर्थ करवाया था, आधा मतलब आधी निर्मित था। अब देखिए हिगलू आड़ा की हवेली डूंगरपुर से संबंधित है, हिगलू आड़ा की हवेली। रणमल की हवेली, मंदिर स्मारक, ये रणमल की हवेली, देखिए कौन कौन सी हवेली आपको बता देते, कौन कौन सी वापस एक बार देख लेते। तो देखिए एक तो कुंभा महल है, इसमें सबसे कई का महत्वपूर्ण है, एक तो प्रवेश द्वार है जो आपको बताए, इसके बाद है कुंभा महल, रानी पद्मिनी का महल, कंवरपदा का महल, रतन सिंह पैलेस, रत्नेश्वर तालाब, फतेह प्रकाश का महल, गोरा बादल महल, जयपुर राठौड़ की हवेली, नवलखा भंडार, हिगलू आड़ा की हवेली। ये साथ थोड़ा मतलब आपको पता है थोड़ा अलग लग रहा है, तो ये सवाल आ सकता है, बाकी तो आपको याद रहेगा, ये थोड़ा असमंजस रह सकता है। हिगलू आड़ा की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, डूंगरपुर से संबंधित है। अब आगे देखिए रणमल की हवेली, मंदिर व स्मारक, विजय स्तंभ देखिए, और रणमल की हवेली भी है, विजय स्तंभ देखिए। 1446 से 48 में, 1446 से 48 में निर्मित यह है, और 1437 की सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया, ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बन गया, 1437 की सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। सूत्रधार जैता नाता पोमा और पुंजा, 4 जैता नाता पोमा और पुंजा, ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु को समर्पित, इस कारण से विष्णु ध्वज भी कहा गया है। हिंदू मूर्ति कोश का विश्व कोश, ये पटवारी में सवाल आया था, जो पहली बार पटवारी दीजिएगा, और उसके बाद LDC में, और हर बार ये सवाल आते रहता है। अब थोड़ा ये आना बंद हो गया, परंतु हो सकता है वापस भी आ जाए। तो विश्व हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा गया है। अगर देखते हैं सर, अब निराश ना हो, कभी निराश ना हो। जीवन जैसे मौसम हर समय एक समय नहीं रहता, सुबह की शाम होती है, दोपहर से रात भी होती है, हर प्रकार से जो रात होती है उसकी सुबह। आप निराश ना हो, कई हो सकते साथी जो हमारे हैं काफ़ी जैसे असफलता मिली हो, तो जीवन में असफलता साथी सबको मिलती है, आप अकेले नहीं हो, और बहुत सारी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको सफल होने के सिर्फ एक दिन चाहिए, वो आपका दिन होगा तब आप आराम से हो जाएगा सफल, ज़्यादा इसी बार चिंता नहीं करनी।
और आप ज़्यादा इस पर विचार न करें, क्योंकि विचार से चिंता करने से अच्छा है कि आप चिंतन करें, प्रयास करें, परिश्रम करें, अपना कार्यक्रम करें, बस यही सिद्धांत है। कर्म कुरेण, कर्म करते रहे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब साधारण है। आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में पारंगत हो जाएगी, आप प्रवीण हो जाएगी, कुशल हो जाएगी, तो आप फिर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कई साथी मैसेज करते हैं कि पास नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होगा, तो साथियों होता है कई बार, नए नए अभ्यर्थी कई बार मिस कर जाते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं, आप और प्रयास कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए। इतना करने के बाद ही साथियों हम जैसे अब इस लेवल में पहुंचे कि आपको बता पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं या कुछ करवा, तो इस लेवल पर है क्योंकि लगभग इतनी असफलता देखी होगी कि उसकी गणना भी, मतलब इतनी असफलता, इतने पेपर दिए होंगे, इतनी असफलता देखी होगी, तो असफलता आपको मजबूत बनाती है। यदि बहुत कड़वी होती है, वो बहुत कठोर होती है, आपको बहुत परेशान कर सकती है, परंतु आपको हिम्मत नहीं आनी है, समय आपका भी आएगा। परिश्रम कीजिए, महान परिश्रम, बस एक ही है, महान परिश्रम। कीर्ति स्तंभ ये देखिए, थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा दिशा अलग हो गई, चलिए वापस शुरू करते। 9 मंजिला है, 22 फीट ऊंचा है और 157 सीढ़ियां है। ध्यान रखिएगा, 22 फीट ऊंचा है और 157 सीढ़ियां है, 9 मंजिला है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो आपको पता ही होगा जो बोर्ड का प्रतीक है वो यही है, और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक यही है। 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। अब देखिए कीर्ति स्तंभ रचना अत्रि व महेश द्वारा, वो 4 अलग थे, ये अलग है साथियों, जेता पोमा नाता पुंज जो थे, और ये अलग है, अत्रि व महेश द्वारा की गई। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। ये देखिए, थोड़ा इसको प्रश्न ऐसा विशेष बना दे कि कहाँ पर, किस इमारत पर या किस स्तंभ पर अल्लाह शब्द को 9 बार उत्कीर्ण किया गया, तो ये थोड़ा इसको विशेष बना देते, मतलब अलग बना देते, तो कीर्ति स्तंभ पर ये है। 9 मंजिल पर बिजली गिरने से ध्वस्त हुई तथा महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। ध्यान रखिएगा साथियों, 9वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई। बिजली हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंची स्थान पर गिरता है, तो ऊंची है इसलिए आसपास से, तो ये 9 मंजिला है, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको वापस करवाया। अब ये जैन कीर्ति स्तंभ देखिए, ये 7 मंजिला है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है और जैन व्यापारी जिज्ञसा द्वारा निर्मित है। कालिका माता मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर, प्रत्याहारकालीन मंदिर, समदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, परमार राज और भोज द्वारा निर्मित है, जीर्णोद्धार महाराणा मोकल द्वारा, जिस कारण से इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। तो देखिए, कालिका मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर, प्रत्याहारकालीन, इसे समदेश्वर मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। 3, कालिका मंदिर को देखिए, ये तो मूलतः सूर्य मंदिर और प्रत्याहारकालीन मंदिर है, ये है। फिर समदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है इसे परमार राजा भोज ने निर्मित करवाया था, और जीर्णोद्धार इसका कराया था महाराणा मोकल ने, तो इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। तुलजा भवानी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, मंदिर के सामने रेदास की छतरी, ये था थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेदास की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और मीराबाई मंदिर के सामने है। श्रृंगार छवरी मंदिर भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर के रूप में है। श्रृंगार छवरी नाम थोड़ा अलग है, परंतु भगवान शांति जैन मंदिर है। कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, बेलका जैन हो गए, इसलिए कुंभा के कोषाध्यक्ष है बेलका ने इसका, भगवान शांतिनाथ जैन। रमाबाई का विवाह यही हुआ था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, रमाबाई का विवाह कहाँ हुआ था, गहरा अगर प्रश्न आ जाए, अब देखिए आने को तो कुछ भी आ सकता है, तो बहुत गहरा आ जाएगा, तो ये श्रृंगार छवरी मंदिर में है। नीलकंठ मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर और बाण माता का अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है साथियों, अगला जो दुर्ग है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जल्दी से इस सबको इकट्ठा करके बड़ी क्लास अपलोड कर देंगे, आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, आप भले स्पीड बढ़ा के देखिए, किसी प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छा लगेगा, ये बात तय है, और प्रयास कीजिए तैयारी करने का और तैयारी करने का, तो आप जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों देखिए, रीट परीक्षा आ रही है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों में राजस्थान जीके जरूर आता है। दुर्ग स्थापत्य कला उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये कलाम कोचिंग्स के नोट्स है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा रहे हैं, कभी कभी कलाम कोचिंग्स और जो उत्कर्ष है उनके नोट्स भी कभी कभी जो विभिन्न संस्थान है उनके नोट्स जो है वो प्राप्त है, तो उनसे करवा देते। चलिए शुरू करते। आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए साथियों, आमेर का किला, देखिए आमेर का किला, आमेर जयपुर गिरिदुर्ग है, प्राचीन काल में अंबावती व अंबिकापुर नाम से, ध्यान रखिएगा, जो आमेर का किला है वो प्राचीन में अंबावती व अंबिकापुर के नाम से प्रसिद्ध था। कछवा राजकुमार कोकिल देव ने 1036 में ईस्वी में आमेर के मीणा शासक से ये दुर्ग जीता था। ध्यान रखिए, कछवा राजकुमार कोकिल देव ने 1036 में। मानसिंह प्रथम, मीरा राजा जयसिंह प्रथम व सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा दुर्ग में परिवर्तन का कार्य किया गया। तो ध्यान रखिए, ये आप याद रखिएगा, परिवर्तन का कार्य किया गया। इसके आगे देखिए, मानसिंह के समय निर्मित स्थान, देखिए क्या क्या निर्मित स्थान रहे वो देख लेते। मानसिंह के समय एक तो देखिए ये
जनाना महल और बारादरी। दूसरा शील माता का मंदिर मानसीय वन द्वारा स्थापित। ये देखिए जो शीला माता का मंदिर है वो मानसीय जो है फर्स्ट उनके द्वारा ये जो मानसिंह, जो आपको पता ही है जिस समय अकबर के समय जो मानसिंह, महाराणा प्रताप के समय जो मानसिंह थे उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया शीला माता का निर्माण। मिर्जा राजा जय सिंह के समय निर्मित स्थान कौन कौन सा देखिए, गणेश पोल का निर्माण दीवाने आम से दीवाने खास तक किया गया था। तो मानसिंह के समय तो हुआ शीला माता का मंदिर देवी मंदिर का निर्माण हुआ था, और जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनके समय गणेश पोल का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम जो शायद औरंगजेब का बेटा था ने आमेर दुर्ग का अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा। जून 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल में सूची में, ये देखिए कब शामिल किया, जून 2013 में। ये साथियों 6 दुर्गों को 6 कुछ शामिल किया था, जिनका गाजर चीकू आमेर यानी आमेर, गाजर यानी गागरोन, ज यानी शायद कोई जूनागढ़ वाला या किला होता, और र यानी रणथंभौर वाला, और ये 6 उस समय शामिल किए गए थे जब पटवारी की हम तैयारी करते थे उस समय। तो ये था, तो ये आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को में शामिल किया, ध्यान रखिएगा। 1707 में मुगल बादशाह मुअज्जम बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर दुर्ग को अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद किया था। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह की रानी कनकावती द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कराया, ध्यान रखिएगा सर, ये महत्वपूर्ण है। जो जगत शिरोमणि जी का महान मंदिर है उनका निर्माण मान सिंह, राजा मान सिंह की जो पत्नी थी रानी कनकावती, उनके द्वारा उनके दिवंगत पुत्र जगत सिंह की जो उनका पुत्र था उनकी याद में ये बनाया गया। आगे देखते हैं, दूसरा है जयगढ़ दुर्ग। आमेर जयपुर गिरी दुर्ग है, ये भी गिरी दुर्ग है, निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने, ध्यान रखिए किसने कराया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसके बाद सवाई जय सिंह अलग थे, पहले मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, मतलब जय सिंह प्रथम। चिला का टीला भी कहा जाता है और ईगल पहाड़ी पर स्थित है, ये याद रखिए। देखिए सबका तो याद है चिड़िया टूप पर जो मैरनगढ़ है, इस प्रकार जो ये है ये ईगल पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, परिवर्तन का कार्य सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। यहाँ महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जय बाण तोप का निर्माण जयगढ़ के शस्त्र कारखाने में हुआ। तो ये जय बाण तोप का जो निर्माण है ये सवाई जय सिंह द्वारा कराया, जो दूसरे जय सिंह थे उनके द्वारा, सेकंड जय सिंह। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसे एक बार चलाया गया था। जयगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग विजयगढ़ी भी है, जहाँ महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह चीमाजी को कैद में रखा था। तो कहाँ पर कैद में रखा था, ये देखिए विजयगढ़ी में, चीमाजी जो विजय सिंह थे। दुर्ग परिसर में तोप के अलावा कई सुरंगें जिन्हें गुप्तचरी तथा आपातकाल के लिए काम किया जाता था। आगे देखते हैं नाहरगढ़ का दुर्ग, ये जयपुर हम संभाग के दूर पढ़ रहे साथियों हम। आगे देखते हैं नाहरगढ़ जयपुर, अन्य नाम सुदर्शनगढ़ या मिठड़ी का किला, याद रखिएगा। जो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, सुदर्शनगढ़, जो नाहरगढ़ का किला है उसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं और मिठड़ी का किला भी कहते हैं। इससे पहले साथियों जो जयगढ़ का पला वो ईगल पहाड़ी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया, मतलब जय सिंह द्वितीय, फर्स्ट मिर्जा जय सिंह थे। 1734 में मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था ये नाहरगढ़ का। अरावली पर्वतमाला पर स्थित ये किला जयपुर के मुकुट के समान है, तो ये याद रखिएगा कि जयपुर का मुकुट किसको कहा जाता है, तो नाहरगढ़ के किले को। सवाई माधो सिंह सेकंड ने माधवेंद्र महल का निर्माण कराया, माधो सिंह द्वितीय ने माधवेंद्र महल। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल है, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये 9 पासवानों के लिए करवाया था माधो सिंह ने, माधो सिंह द्वितीय ने यह करवाया था उनके 9 पासवानों के लिए। राजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को कुछ समय तक इसी किले में कैद रखी गई थी। राजस्थान सरकार ने नाहरगढ़ दुर्ग के आसपास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क किया गया है। तो अगर ऐसा है कि चीमाजी को कहाँ कहाँ कैद किया गया था, जो जय सिंह के छोटे भाई थे विजय सिंह को, तो वो उस किले में थे, जयगढ़ वाला विजयगढ़ी में। और नाहरगढ़ में ये रस कपूर को जो रस कपूर है इनको कैद रखा गया था। राजस्थान बायोलॉजिकल पार्क के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, माधोराजपुरा का किला, माधोराज का किला, ये फागी जयपुर में है और पारी के स्थल दुर्ग, ध्यान रखिएगा स्थल दुर्ग है।
सवाई माधोसिंह फर्स्ट ने करवाया था इसका निर्माण, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। माधोराजपुरा का किला नाम से पता चल जाता है, सवाई माधोसिंह फर्स्ट ने करवाया प्रथम। बोराज का किला बोराज जयपुर, बोराज का किला बोराज जयपुर। मोरिजा दुर्ग छोमू जयपुर, याद रखिएगा। देखिए ये तो आ गया, माधोपुर का किला तो सवाई माधोसिंह प्रथम ने करवाया और ये फागी जयपुर में है और स्थल दुर्ग है। तो बोराज का किला है बोराज जयपुर में है, मोरिज का किला चोमू जयपुर में है, जिसे छुआमूगढ़, चोमू, रघुनाथगढ़, धाराधरगढ़ ये है। निर्माण ठाकुर करण सिंह ने संत बेणीदास के आशीर्वाद से, ये याद रखिएगा, ठाकुर करण सिंह ने करवाया था और उनका संत बेणीदास का आशीर्वाद था। ये छोमूगढ़, छोमू जो आपको पता है ये गढ़ है जो रघुनाथगढ़, धाराधर जिसे कहा जाता है, ये छोमूगढ़ कहता है, छोमूगढ़, रघुनाथगढ़, धाराधरगढ़ ये कहा जाता है। ये 4 नाम है, इनके ध्यान रखिएगा। छोमू का किला भी कहा जाता है। जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह द्वारा, इसलिए रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, याद है आपको, इससे संबंध हो गया है। जिसे छोमूगढ़, छोमुआगढ़ भी कहते हैं और रघुनाथगढ़ क्यों कहा जाता है, उन्होंने जीर्णोद्धार कहा गया, जीर्णोद्धार किया था। आगे देखते हैं। नाइला दुर्ग जयपुर से, नाइला मौजमाबाद, मौजमादुर्ग जयपुर। कानोता दुर्ग, कानोता जयपुर। जोबनेर का किला जयपुर। अब देखिए दोसा का किला गिरिदुर्ग, दोसा किला है वो गिरिदुर्ग है। देवगिरी की पहाड़ी पर साजले या सूप की आकृति का, ये याद रखिएगा, जो देवगिरी पर पहाड़ी पर है। दोसा का किला किस पहाड़ी पर है, तो आपको याद करना है देवगिरी की पहाड़ी पर। नाम द से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और साजले या सूप की जो आकृति होती है उसकी तरह का है। गुर्जर प्रत्या शासकों द्वारा निर्मित है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोसा उस समय वहाँ बहुल्य है, आपको बताइए। दोसा ढूंढाड़ के कछुआ का पारंपरिक राजधानी थी, ये याद रखिए। दोसा ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी। प्रमुख स्थल, इसमें प्रमुख स्थल कौन सा है, राजा जी की साल, 14 राजाओं की साल, भूमिया का महल, बैजनाथ मंदिर। इस दुर्ग की सबसे गढ़ी के पास एक विशालकाय तोप है। इस दुर्ग की सबसे जो ऊंची गढ़ी है के पास एक विशालकाय तोप है, याद रखिएगा। ये प्रमुख स्थल आप देखिए कि अगर आ जाए कि ये कौन से दुर्ग में स्थित, तो आप इसको याद कर सके। 4 दिए हुए, एक तो राजा जी की साल, ये इस दोसा के दुर्ग में है। 14 राजाओं की साल, राजा जी की साल, 14 राजाओं की साल, भूमिया का महल और बैजनाथ जी महादेव का मंदिर, याद रखिएगा। अब देखिए बाला किला अलवर। ये साथियों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे, वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वापस मिलते रहेंगे। लगभग हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, तो आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज़, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जोड़े नोट्स है आपके लिए। इनकी जो PDF है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर आप चाहें तो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स है। देखिए चलिए शुरू करते हैं, उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं। आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए आप देख सकते हैं, आप शायद क्लियर देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, काली चूड़िया। स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, खोजकर्ता कौन है साथियों। तो देखिए खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सीधी सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है, जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69, खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व BK थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा कालीबंगा का, BB लाल और BK थापर। MD खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। BB लाल, BK थापर मोस्ट है और MD खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है, 350 से 1750 BC, 2350 और 1750 ईसा पूर्व।
कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए सबसे महत्वपूर्ण, नगरीय सभ्यता, एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता, ये सारे महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये LP टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अब देखिए सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई, आप देखिए 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए, एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले, सबसे महत्वपूर्ण ये, बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं, सरसों व चना के, ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए, ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन। आगे देखते हैं पश्चिमी टीले, इसमें दुर्गकोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला, याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो संभ्रात लोग जो थे, इसे दुर्गकोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला, इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए, कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा और ये नगर टीला। पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं। गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उत्तर भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं, जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है, जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगा में मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं। गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर, इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घेरा गया। आगे देखते हैं भवन निर्माण।
कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिसमें ये सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है, अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालियां स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं, भवनों के रखवाले, भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं इत्यादि। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल है सवाल ये तो। कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं, यहाँ समतल और लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था, सभ्यता में समकोण पर काट। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको अच्छा लगे तो, और एक बार कर लीजिएगा, देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, सभी हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आज कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे तो आज अपलोड किया था। आज कलाम के जो प्रजामंडल के नोट्स है वो आपको देख लेते जल्दी से। आप देखिएगा, देखिए डॉक्टर MS जैन के अनुसार प्रजामंडल कालक्रम प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण 1927 से 38 और 38 से 50। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में स्थापित, जहां विभिन्न विषयों के अध्यापन के साथ साथ छात्रों को मानस में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख पल्लवित किया। तो याद रखिएगा, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में, बस याद रखिएगा, वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी 1907 में जयपुर में। आगे देखते हैं, होर्डिंग्स बम कांड की रूपरेखा यहीं तैयार की। सबसे इसका जो किस लिए, मतलब कह सकते हैं कि इतिहास में किस लिए दर्ज है, तो इसलिए कि होर्डिंग्स बम कांड की रूपरेखा यहीं पर तय की गई थी। आगे देखते हैं, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा स्थापित अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में। ध्यान रखिएगा, अभिनव प्रांत जो भारत है उसकी मतलब स्टेट में शाखा थी, प्रांतीय शाखा के रूप में 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा स्थापित। तीसरा देखिए, तो पहला था वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी द्वारा, दूसरा है वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत द्वारा 1910 में, और फिर है सर्वहितकानी सभा 1907 में बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित। याद रखिएगा, सर्वहितकानी सभा स्थापित की गई थी 1907 में। देखिए दो 1907 में, एक तो वर्धमान विद्यालय भी 1907 में और सर्वहितकानी सभा भी 1907 में। ये बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित की थी। उद्देश्य क्या था, देखिए, सर्वहितकानी सभा द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों के शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया, ये इन्होंने बताया। सर्वहितकानी सभा का लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और जो वंचित वर्ग थे उनके लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया। आगे देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ 1919 अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब इतने आए तो इंपॉर्टेंट हो गई, इतने स्वतंत्र सेनानी इसमें आए। देखिए राजस्थान सेवा संघ 1919 में अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी तो हरिभाई कीकर थे, द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में स्थापित, महात्मा गांधी के परामर्श पर और वर्धा में स्थापित किया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन राजस्थान सेवा संघ के जो कूट है वो कूट बन सकता है। जैसे 4 बनेगा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। बी में ऑप्शन आ जाएगा, हरिभाई कीकर को हटा देंगे, दूसरे कोई केसरी सिंह भारत डाल देंगे, इस प्रकार से बनेगा तो आपको सही, तो इसलिए पूरा याद करना आवश्यक है। तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। तो आप शॉर्ट में याद करना चाहे तो AVRH, तो उसको कैसे कर सकते हैं, AVRH मतलब आप देख सकते हैं AVRH, तो आप इसको कुछ अलग प्रकार से याद कर सकते हैं, HRVA, हाँ HRVA भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट में अगर साथ हैं तो आप याद कीजिएगा, शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना के देसी राज्यों में, राजपूताना के देसी राज्यों के राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापनकर्ता देखिए, चांद कारण सरदा,
छानकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है, सेठ जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। छानकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और सेठ जमनालाल बजाज। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में, अध्यक्ष जमनालाल बजाज, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ 1920, जोधपुर, प्रथम राजनीतिक संगठन और अध्यक्ष दुर्गा शंकर, मंत्री प्रयागराज भंडारी। इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना देखिए 1920 में जोधपुर का प्रथम राजनीतिक संगठन था ये, और अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी। आगे देखते साथियों मारवाड़ हितकानी सभा। ये सवाल इसमें आया था जो अब वीडियो की परीक्षा हुई थी मेंस की। मारवाड़ 1923 मारवाड़ हितकानी सभा का जो छानमल सुराणा द्वारा 1918 में स्थापित की, परंतु ये संस्था सक्रिय नहीं हो सकी, अतः 1929 में इसे पुनर्जीवित किया 1923 में इसे पुनर्जीवित किया गया। उद्देश्य दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन। ओ ये देखिए, ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये कभी आगे नहीं आया। मारवाड़ हितकानी सभा का उद्देश्य ये था दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन। द्वितीय 1927 से 1938 के मध्य, ये द्वितीय चरण है जो आंदोलन है प्रजामंडल उनके। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये साथियों सवाल आया था क्योंकि ये पूरे राष्ट्र संबंधी था, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर था। 1927 में मुंबई, प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई, और प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को। अध्यक्ष ये याद कीजिए, ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय लोक देसी राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये दीवान बहादुर रामचंद्र राव, याद रखिएगा, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, ये साथी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि विजय सिंह पथिक कौन सी संस्था के उपाध्यक्ष है, तो इसका उत्तर ये आप दे सकते हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में। मध्य भारत के मंत्री पंडित रामनारायण चौधरी। अधिवेशन में शामिल व्यक्तित्व देखिए कौन कौन व्यक्ति था। जोधपुर से कन्हैयालाल कलत्री, बीकानेर से रामदेव पौदार और करौली से त्रिलोक चंद्र माथुर। दिसंबर 1945 जनवरी 1946 उदयपुर में अधिवेशन हुआ, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1945 जनवरी 1946 उदयपुर में अधिवेशन हुआ। अच्छे नोट्स बनाए साथियों, कह सकते हैं आप अच्छे नोट्स से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस गहराई से दिए हैं, तो अच्छे नोट कहना पड़ेगा, अच्छे नोट से। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में। 1908 ये जो उदयपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। 1948 में जयपुर में अधिवेशन, अध्यक्ष पद्मनी सीतारमैया। तो 1946 जो हुआ था 45-46 में, उस उदयपुर में उसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और 1948 में जो उसके अध्यक्ष पद्मनी सीतारमैया थे, पट्टामी सीतारमैया। इस अधिवेशन में इस संस्था का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया। ये साथियों अच्छा सवाल है कि कब इसका, ये 1948 में इसका विलय है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। चूरू के धर्म स्तूप लाल घंटाघर पर चंद्रमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। चूरू के धर्म स्तूप पे लाल घंटाघर व चंद्र जो है वहाँ पर चंद्रमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, याद रखिएगा, चंद्रमल बहड़ और स्वामी गोपाल तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अब देखिए साथियों, तृतीय चरण राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में संपन्न हुआ 1938 के पश्चात। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की गई। सभी रियासतों में उत्तरी शासन की मांग। प्रजामंडलों की भूमिका भारत को आज़ाद कराने उल्लेखनीय रही। तो साथियों ये एक चरण हमने पूरा किया है। इसके बाद प्रजामंडल के लिए दूसरा चरण भी है, नोट से इसके, वो आगे हम करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, राज्य के प्रमुख प्रजामंडल। अब जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर में राजनीतिक जागृति श्रेय सर्वप्रथम संगठित करने का प्रयास अर्जुनलाल सेठी द्वारा किया जाता है। अर्जुनलाल सेठी का 1880 में जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। इनका जन्म देखिए, ये सवाल है आपको पता, रीड में भी आया था, जो कोई महत्वपूर्ण होते हैं उनका
कहाँ पर उनका गांव और वो परिवार से संबंधित प्रश्न आता है। तो रविन्द्रनाथ शेट्टी का जन्म 1880 में जैन परिवार में हुआ था। जयपुर के महाराजा सवाई माधुस्य द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, परंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। बहुत ही अच्छा, देखिए इन्होंने कहा था, तो याद रखिएगा साथियों। इसके अतिरिक्त देखिए, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। सेठी जी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया था। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पर पंडित सुंदरलाल ने सेठी जी के देहांत के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो देखिए कि ये देखिए ज़्यादा डिटेल में जाए तो ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये किसके लिए कहा, ऐसा तो आ ही सकता है कि ये कथन किसके लिए, किस क्रांतिकारी के लिए कहा गया। तो ये अर्जुन लाल सेठी जी के दधीची चेहरा। दधीची साथियों आपको पता हो तो दधीची ब्राह्मण थे, ऋषि थे महान। तो जब देवराज इंद्र को, उस दैत्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उसको वरदान था कि तो दधीची जी ने कि वज्र से ही उनकी जो वध होगा उस दैत्य का, तो दधीची के जो उन्होंने अपने उनकी हड्डियों से बने वज्र था, उसी से उनको उस दैत्य को मारा था। तो दधीची ने अपना त्याग कर दिया था। दधीची ने अपना जो कह सकते हैं आप, उनका जो हड्डी पूरा कंकाल है, मतलब कह सकते हैं जिससे आप वज्र की आकृति देखी होगी वो इस प्रकार से बना होता है, तो उन्होंने त्याग कर दिया था। तो उनका मान त्याग था देवताओं के लिए, इसीलिए अर्जुन लाल सेठी जी से उनकी तुलना की गई। अब देखिए, जयपुर हितकानी सभा, पंडित हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकानी सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बाल चंद्र शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया थे। जयपुर हितकानी सभा, सनातन धर्म मंडल, समाज सुधार संस्था, राजनीतिक जागृति में योगदान। राजस्थान चरखा संघ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। तो 1925 में 1927 में जयपुर में इसको स्थापित किया खादी। 1931 में जमनालाल बजाज तथा कपूर चंद पाटनी का प्रयास जयपुर प्रजा, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी का प्रयास जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनः गठन हुआ। 31 में एक बार हुआ और फिर 36 में पुनः गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। उस समय कपूर चंद पाटनी थे जमनालाल बजाज के साथ, फिर हीरालाल शास्त्री। जयपुर के चिरंजीव लाल मिश्र को अध्यक्ष तथा शास्त्री जी को उसके मंत्री महासचिव बनाया गया। संयुक्त मंत्री कपूर चंद पाटनी, ये 1936 की बात है। नवगठित प्रजामंडल ने 1937 से कार्य प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर के प्रजामंडल के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इनकी अध्यक्षता में जयपुर में 8 व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 8 व 9 मई 1938 में हीरालाल शास्त्री का प्रयास और शेखावटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में हुआ। 30 मई 1938 को सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य में कोई भी संस्था बिना पंजीकरण करवाए किसी तरह की गतिविधि नहीं चला सकती। 16 दिसंबर 1938 को जयपुर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज ने जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के प्रवेश पर प्रतिबंध। 11 फरवरी 1939 को बजाज जी ने जयपुर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जमनालाल बजाज व अन्य नेताओं को हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल मिश्र, कपूर चंद पाटनी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1939 को गांधी जी ने जयपुर सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश दिया। अगस्त 1939 में प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रिहा कर दिए गए। प्रजामंडल के अनौपचारिक मान्यता दी गई। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने और वही आगे जाके मुख्यमंत्री भी बने। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर सरकार और प्रजामंडल के बीच सहयोग समझौता हुआ, जिसके साथ प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार रहेगा, उत्तरदायी शासन की मांग प्रजामंडल को आगे का वीडियो साथियों कल दूसरे वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही सभी कलाम और सभी कोचिंग्स के नोट्स से स्टडी करवाई जाएगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।
देखिए साथियों, हम यहाँ पर इस चैनल पर, हमारे चैनल पर जो पुरुषार्थ नाम से, मतलब पुरुषार्थ मतलब परिश्रम या जो कहे, तो उस पर हम जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पुराने पेपर है और कई महत्वपूर्ण जो कोचिंग्स है उनके नोट्स, जो PDF है, हमारे बनाए हुए नोट्स है, सभी से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए अच्छी कक्षा लाने का और अच्छे प्रश्न लाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, ये कलाम कोचिंग के ये नोट्स है, उसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है रीट का मेन सिलेबस आ चुका है और उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 70% राजस्थान जीके। तो आप ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान देखिए, संस्थापक है गोविंदराज, फिर है वालाण, प्रहलाद, वीरनारायण, वाघभट, जय सीमा और सबसे प्रसिद्ध हमीरदेव चौहान। तो साथियों ये याद कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। जैसे आपको पता है वीडियो में सवाल आया था कि मेवाड़ के जो शासक थे उनके नाम दिए गए थे और जो वो भी इतने प्रसिद्ध शासक नहीं थे और उनको क्रम से जमाने का कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न आप आ सकता है। तो देखिए, रणथंभौर में सबसे पहले गोविंदराज थे, फिर वल्हण, फिर प्रहलाद, वीरनारायण, वाघभट और जयसिंह और फिर हमीरदेव चौहान। चलिए आगे देखते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते। दिग्विजय की नीति। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को पराजित किया, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ के से कर वसूला। भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, परमार भोज को पराजित किया और देखिए मांडलगढ़ से इन्होंने कर वसूला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस, ऐसा भी आ सकता है किसने मांडलगढ़ से भीमरस के अर्जुन के पराजित कर मांडलगढ़ से कर, उसका हमीरदेव चौहान है। परमार भोज को पराजित किया। और आगे देखते हैं 1228 में कोटिजन, ये सवाल जरूर आता है। 1288 में कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप, ये सवाल साथियों हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा था। 1228 में कोटिजन यज्ञ किया था, उसका पुरोहित कौन थे उसके, तो विश्वरूप उसके पुरोहित थे। आगे देखते हैं खिलजियों के साथ संघर्ष। रणथंभौर की कुंजी, दिल्ली, जलालुद्दीन खिलजी 1290। और ये देखिए रणथंभौर की कुंजी झायन का जो दुर्ग है उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, झायन का दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी। दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त। ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ये संघर्ष किया और रणथंभौर पर आक्रमण, और इस समय देखिए गुरुदास सैनी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जलालुद्दीन ने क्या कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब जीत नहीं पाए तो जलालुद्दीन जब जीत नहीं पाया इस रणथंभौर दुर्ग को, तो ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। और इस प्रकार हमीरदेव चौहान ने अपनी वीरता का महान परिचय दिया। तो देखिए, एक तो आप इसमें याद कीजिए कि उस समय दुर्ग का रक्षक कौन था, गुरुदास सैनी थे दुर्ग के रक्षक। और वीर बराबर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा, तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अब आगे देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का, सैन्य असफलता का पता निम्न से मिलता है। बर्नी के तारिक है फिरोजशाही और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। तो साथियों ये प्रश्न जरूर आ सकता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस साक्ष्यों से पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर में पराजित हुआ। तो इसका एक तो बर्नी की तारिक ए फिरोजशाही और एक अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो और उसी ने जलालुद्दीन को रात के वक्त मार दिया था। तो अभी देखते हैं रणथंभौर के अभियान के क्या कारण है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही मोहम्मद शाह तक कोहिब्रू कैब्रू को हमीरदेव ने शरण दी थी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो गुजरात विजय के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह तथा कैब्रू को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। बर्नी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया जाता थे। मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की। तो मोहम्मद शाह जो उसका विद्रोही था
जो कैबरू और दोनों ये वहाँ से भाग कर आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास से, तो अमीर देव ने उनको शरण दे दी। जो आपको साथ वो आपको दुआ याद होगा, तिल चढ़े तिरिया हट न चढ़े 2 बार, अमीर हट न चढ़े, मतलब हम इतने अमीर हटी थे, तो उस कारण उन्होंने कहा कि अब शरण में आया तो उसको मैं आगे शरणागत की रक्षा करूँगा। आगे देखिए घटनाक्रम 1299 देखिए, उलुग खां मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह को हमीद ने जागना की ये जागीर प्रदान की गई थी। अब देखिए घटनाक्रम 1299, उलुग खां प्लस नुसरत खां प्लस अल्प खां ने जहीन पर आक्रमण किया, जहीन पर अधिकार किया। हमीर देव मुनिव्रत में व्यस्त, हमीर देव द्वारा भीम सिंह व धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। किसको भेजा गया? हमीर देव द्वारा उनको भीम सिंह व धर्म सिंह को। आगे देखते हैं, सफलता अर्जित करने पश्चात खिलजी सेना को पीछे हटना, अलप खां द्वारा बात पीछे आक्रमण करना जिससे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। घात लगाकर इन्होंने आक्रमण किया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई और धर्म सिंह को सफेद सेना नायक नियुक्त किया था। 2 थे, ये ध्यान रखें, भीम सिंह और धर्म सिंह। सैन्य अभियान, उलगू खां नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व, इनके साथ अमीर खुसरो भी आई। अब देखिए रणमल रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। सबसे बड़ी बात यही थी साथियों, रणमल और रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया था। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। तो 3 देखिए याद रखिए, रणमल और रतिपाल और फिर ये सुरजन शाह, ये 3 है वो वहाँ जाकर मिल जाते। 11 जुलाई 1801 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी द्वारा जौहर किया गया। तो रानी रंग देवी का नाम याद रखिएगा, रानी रंग देवी ये राजस्थान का पहला शाका कहलाता है और ये जल जौहर था। सबसे बड़ी बात जल जौहर था। साथियों एक बात याद रखिए कि इसमें अलग अलग विवरण मिलता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो वहाँ पर ऐसे भी कथा मिलती है कि हमीरदेव चौहान और ये जीत गए थे और जब देखा कि वो शत्रुओं के झंडे लेकर ही, मतलब सैनिक इतने खुश हुए कि उनके जो झंडे थे शत्रु पक्ष के अलाउद्दीन के, वो झंडे लेकर वो हवा में फहराने लगे, फेंकने लगे। तो इस प्रकार से जब वहाँ महल से देखा गया तो वहाँ जानकारी ये पहुँची कि क्योंकि उनके झंडे फहरा रहे थे तो फिर वहाँ जौहर कर दिया और फिर हमीरदेव ने भी खुद को भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिया। ये भी स्टोरी थी, परंतु ये भी है कि वीरगति को प्राप्त हुआ और फिर जल जौहर हुआ। उलुग खां रणथंभौर का जो था वो प्रशासक नियुक्त किया, याद रखिएगा, उलुग खां रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो ख्वाजून उल फतह तारिक अनाई में आज कुफ्र खां का इस्लाम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो ने किसके लिए कहा था? ये हमीरदेव चौहान के लिए ख्वाजीन उल फतह में कहा। याद रखिए पुस्तक का नाम ख्वाजीन उल फतह, ख्वाजाइन उल फतह। तारिक अलई में कहा आज कुफ्र का एक गढ़ इस्लाम घर हो गया। कुफ्र का एक गढ़ है जो गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं, हमीरदेव चौहान का सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी? 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी कहता है। हमीरदेव चौहान ने पिता के शासनकाल 32 वर्षीय शासनकाल में उपलक्ष्य 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण पिता के शासनकाल के लिए करवाया और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अब देखिए हमीर महल, हमीर कचहरी, पुस्तक देखिए, पुस्तक श्रृंगारहार नामक पुस्तक हमीरदेव द्वारा लिखी गई। विजा दिव्य नामक कवि इनके दरबार में निवास करते थे। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। तो याद रखिएगा साथियों, 3 महत्वपूर्ण, एक तो पुस्तक हमीरदेव चौहान ने कौन सी लिखी? श्रृंगारहार। एक जो है विजा दिव्य नामक कवि ने इनके दरबार में निवास करते थे। विजा दिव्य, ध्यान रखिएगा, विजा दिव्य। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। आगे देखते हैं, हमीरदेव के जीवन से संबंधित पुस्तकें देखिए। हमीर बंधन, अमृत कैलाश। ध्यान रखिएगा, हमीरदेव से जीवन से जो पुस्तक है, एक तो है हमीर बंधन जो अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट, ज़्यादातर ये प्रश्न आता है, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। हमीर रचड़ा, राजरूप। हमीरायण, बाहुन व्यास।
और अमीर रासो जोधराज महेश या सारंगधर। तो साथियों ये पुस्तक है, आप याद कीजिएगा। हम आपको एक और वापस बता देते, अमीर बंधन है वो कैलाश अमृत ने लिखी, अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट है वो चंद्रशेखर सूर्य ने लिखी। हमीर माँ काव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखी। हमीर ये रछाड़ा ये राजरूप ने लिखी। हमीर रायण भाउंड व्यास ने लिखी। और हमीर रासो जोधराज महेश व सारंगधर ने लिखी। आगे देखते साथियों, प्रमुख अजमेर के चौहान के प्रमुख शाखाएं देखते। लाट के चौहान, सप्तपुर के चौहान, सबलीपुर के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही और हाड़ौती के चौहान। अब देखिए चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चौहानों की उत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति के जो स्रोत है कि किस पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है छंदबरदी। हमीर रासो के लेखक है जोधराज महेश और सारंगधर। कायम खा रासो जान कवि नियामत खा, ध्यान रखिएगा ये कायम खा रासो जान कवि नियामत खा। बिसल देव रासो नरपति नालह। पृथ्वीराज विजय जयन अकपट। ललित विग्रहराज सोमदेव। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ और अमीरायण बाहुन व्यास। इनसे सबसे साथियों हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, और भी है, ये देखिए और भी किताबें। अमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर हट चंद्रशेखर, अमीर रछाड़ा राजरूप, श्रृंगार हा हमीरदेव चौहान जिन्होंने खुद लिखी है। और आदाब उल हर्ब ये अलग है। आदाब उल हर्ब फ़क्र है मुदव्विर, ये ध्यान रखिएगा। आदा एक ऑप्शन ऐसे ही आता है जो अटपटा होता है, बिल्कुल अलग लेन देन नहीं होती है, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि चौहान वंश के बारे में आदाब उल हर्ब से भी जानकारी मिलती है। और फ़क्र मुदव्विर ने लिखा है। एक ये तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बर्नी बहुत जाने माने उस समय लेखक था। तारीख फिरोज शाही बर्नी। तबकात नासिरी मीना सुलसिराज, ये भी महत्वपूर्ण है। ताज उल मोहसिर हसन निजामी। मिफ्ता उल फतह अमीर खुसरो और ख्वाजिन उल फतह अमीर खुसरो। ये तूती हिंद, अमीर खुसरो को तूती ये हिंद कहा जाता है। साथियों बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे नोट्स है। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये अब देखिए, दिल्ली के शिवालिक के लेख विग्रहराज चतुर्थ। अशोक मौर्य के दिल्ली में टोपरा स्तंभ उत्तीर्ण। बिजोलिया लेख में 1170 में चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। ये बिजोलिया का लेख है, वो चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। पार्श्वनाथ मंदिर निर्माता महाणक की छतरी दीवार से, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माता महाणक, जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके निर्माता महाणक थे, उनकी छतरी से दीवार से। अब देखिए, दिगंबर जैनों से संबंधित लेख से रचयिता लेख गुणपद्रव, उनकी उत्कीर्णकर्ता गोविंद। अब आगे देखते हैं, इससे अजमेर चौहानों की जानकारी। वंशावली देखिए, चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। प्राचीन नाम देखिए, दिल्ली का ढिल्लिका, नागदा का नाहगढ़, याद रखिएगा नागाहड़। दिल्ली का जो नाम था पूर्व दिल्ली का नाम था, नागदा का नागगढ़, बिजोलिया का विद्यावली, नाडोल का नडुल, भीनमाल का श्रीमाल और जालोर का जाबलीपुर, मांडलगढ़ा मंडुलकर। याद रखिएगा ये नाम, वापस आपको बताना हो तो बता देते एक बार। देखिए, दिल्ली का, नागदा का नागगढ़, बिजोलिया का विद्यावली, यह ध्यान रखिएगा। बाकी तो मिलता जुलता है। नाडोल का नडुल भी, ये भी मिलता जुलता है। भीनमाल का श्रीमाल, जालोर का जबालीपुर और मांडलगढ़ का मंडुलकर। अब देखिए, चौहान कालीन भूमि अनुदान को डोहली कहा गया। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ये रीट में आया था ना, अग्रहार वाला सवाल, उसी प्रकार का सवाल है। चौहान में भूमि अनुदान को, उसमें भी भूमि अनुदान ही था, ये डोहली कहा गया है। गांव समूह इकाई प्रतिगण अधिकार, देखिए गांव समूह को अधिकारी महतर, प्रतिगण अधिकारी परिग्राही। अब देखिए, हर्षनाथ मंदिर प्रस्तुति 973 ईस्वी में हर्ष पर्वत पर शिखर विग्रहराज की उपलब्धियों का प्रकाश। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। हर्षनाथ मंदिर की जो है प्रस्तुति, वहाँ पर विग्रहराज की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी लिखा गया है 973 ईस्वी।
आगे देखते हैं चौहान जो वंश है उनकी उत्पत्ति के विभिन्न मत। अग्निकूट सिद्धांत, चंद बरदई, पृथ्वीराज के दरबारी, चंद बरदई। साथियों अगर आपको जैसे हम काफ़ी अब देखिए बहुत ही लंबे नोट्स है, अगर हम ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो आप या तो बैक करके वापस देख सकते हैं या फिर वापस वीडियो शुरू कर सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबारी, पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड से 4 राजकुलों का उद्भव। प्रतिहार, परमाव, सोलंकी व चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देखिए चंद बरदई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो में जलन द्वारा उसको पुत्र द्वारा, चंद बरदई के पुत्र का नाम जलन था, उनके द्वारा पूरा किया गया। समर्थन देखिए अब किसने समर्थन किया इसका, एक तो मुणोत नैन्सी ने किया, सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा मुणोत नैन्सी और सूर्यमल अग्निवंश का समर्थन किया है, जो अग्नि वंश होने का। अब देखिए सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा जी ने सूर्यवंश। ब्राह्मणों की संतान किसने कहा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बिजोय के लेख से जानकारी, कायम खा रासों की जानकारी। ब्राह्मण की संतान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जी ने बताया है, और बिजोलिया लेख से इनको कायम खा की जानकारी से। विदेशी मत तो विदेशियों ने दिए, कर्नल जेम्स टॉड और एक वो था कोई एक और नाम था साथियों, एक नाम और था कर्नल जेम्स टॉड और विलियम या कुछ नाम था, तो उन्होंने ये विदेशी दिए। ध्यान रखिएगा विदेशी आए तो विदेशी नाम लिख लीजिए। वैसे भंडारकर ने भी कुछ विदेशी से ही बताए। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के चौहान राज्यों की नींव डाली तथा अहित छत्रपुर को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा 551 में सांबर के चौहानों के नींव अहित छत्रपुर जो नागौर को कहा गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सांबर झील का वासुदेव चौहान ने कराया। अब देखिए अजमेर के चौहान, संस्थापक वासुदेव के चौहान, राजधानी अहित छत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। याद रखिएगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। राजधानी अहित छत्रपुर नागौर। सपाल दश के चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चौहान माना गया है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो चौहानों का इष्ट देव थे। बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों, किसने करवाया, याद रखिएगा। ये देखिए गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो चौहानों के इष्ट देव थे, तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक ने करवाया। ये देखिए वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की गई। वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने जो वाकपति राज फर्स्ट थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। सिंह राज द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई। ध्यान रखिएगा वाकपति राज द्वारा महाराज ये की उपाधि, ये महाराज अधिराज की उपाधि की गई। साथियों नमस्कार। साथियों हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जोड़े नोट्स है आपके लिए। इनकी जो PDF है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर आप चाहें तो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स है। देखिए चलिए शुरू करते, उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए आप देख सकते हैं, आप शायद क्लियर देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं
खोजकर्ता कौन है साथियों? तो देखिए खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सीधी सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है, जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69, खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व बी के थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा कालीबंगा का, बीबी लाल और बी के थापर। एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। बीबी लाल, बी के थापर मोस्ट है, और एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है? 350 से 1750 BC, 2350 और 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए सबसे महत्वपूर्ण, नगरीय सभ्यता, एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता, ये सारे महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये LP टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अब देखिए सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई आप देखिए। 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए, एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले, सबसे महत्वपूर्ण ये बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं? सरसों व चना की ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए, ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन। आगे देखते हैं पश्चिमी टीले, इसमें दुर्गकोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो संभ्रात लोग जो थे, इसे दुर्गकोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए, कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा, और ये नगर टीला, पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं।
गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उत्तभाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं, जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है, जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगा में मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं। गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घिरा गया। आगे देखते हैं भवन निर्माण। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिसमें ये सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है। अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालियां स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं। भवनों के रखवाले भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं इत्यादि। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल है सवाल ये तो। कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ समतल लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था। सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। यहाँ सड़क को पक्का करने के लिए प्रयास दिखते हैं मोहनजोदड़ो की तरह। तो साथियों देखिए, अभी तक हमने पढ़ा उसमें जूते हुए खेत है, गरीब सभ्यता है। एक जो मामला है आपको पता है, जिसमें कहा गया है कि बलि प्रथा का थोड़ा कुछ पता चल रहा है। शवादान। कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के नदी के पश्चिम में स्थित थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। अच्छा सवाल साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 37 शव विसर्जन मिले, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के मिले हैं 37, एक तो पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। अंडकार गड्ढे में इसके कंकाल व मर्द भांड तथा अन्य सामग्री मिली है। आयताकार, इनमें सामग्री में लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। गोल गड्ढे केवल सामग्री है। आगे देखते साथियों। पूर्ण शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया तथा इसके सर सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर को दक्षिण दिशा में रखा गया है। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पीठ के बल लिखाया गया था, सिर को दक्षिण दिशा में रखा। अब इसका क्या कारण हो सकता है साथियों? एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। तो ये भी सारे महत्वपूर्ण सवाल है कि कहाँ पे प्राप्त शव में शारीरिक जो दोष का है पता चलता है। तो ये कालीबंगा से। एक अस्थि पंजर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र में से तांबे का दर्पण मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कब्र से तांबे का दर्पण कालीबंगा में मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा में एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले हैं, जिससे कालीबंगा के निवासी खोपड़ी की शल्य क्रिया परिचित होने की जानकारी। ये भी अच्छा सवाल साथियों। कालीबंगा में शल्य क्रिया से परिचित, तो ये कालीबंगा है, ध्यान रखिएगा। शल्य क्रिया से परिचित है। अन्य सामग्रियां। कालीबंगा में एक बेलनाकार मोहर मिली है, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता की है। उस मेहर का कालीबंगा से मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। बहुत अच्छा सवाल। मेसोपोटामिया से मिली है, मेसोपोटामिया सभ्यता की है, और उसे जो उनके व्यापारिक संबंध का पता चलता है। एक मोहर मिली है। ऐसा भी आ सकता है कौन सी सभ्यता की थी, सिंधु का भी आ सकता है, किसी भी सभ्यता का लेकर ऑप्शन आ सकता है। आपको मेसोपोटामिया दे। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर संस्कृति है, स्थिति नीम का थाना सीकर, ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले। कांतली नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार के निदर्शन। ध्यान रखिएगा साथियों, 1977-78 में गणेश्वर का हुआ उत्खनन, और ये रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। अब देखिए प्राप्त सामग्री। गणेश्वर निवासी कृषि पशुपालन व आखेट से संबंधित थे। यहाँ के मकानों में पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं तथा ग्रामीण बस्ती के बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य।
अब देखिए साथियों, सवाल ऐसा ही बनता है, पत्थर के बांध बनाए जाने के साक्ष्य कौन से सभ्यता से मिले हैं? तो ये गणेश्वर से मिले, ध्यान रखिएगा। ये ताम्रकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बड़ी बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण व ताम्र आयुध प्राप्त हुए, जिन्हें वणाग्र, बर्छे की नोक, छेनिया, केशपिन आदि प्राप्त हुए। यहाँ काले व नीले रंग के अलंकृत मध्य भांड प्राप्त हुए। छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश, ये देखिए सवाल ऐसे बनता है, छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिले? केवल गणेश्वर में, याद रखिएगा। छिल्लेदार मिट्टी के बर्तन, यहाँ से 2800 ईस्वी पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। और साथियों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब की बार रीड मेन परीक्षा होगी, उसमें राजस्थान जीके ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे और नोट्स भी मिल रहे हैं। जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बैराट कस्बा स्थित है। ये बैराट सभ्यता आ गया है। देखिए, तो गणेश्वर में आपने देखा होगा, एक तो छिछेलदार वो मिट्टी वाला, और एक कोई इंपॉर्टेंट क्या रहा मैं आपको बता देता हूँ। 2800 ईस्वी पूर्व का लग रहा है। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन यहाँ में मिले हैं। और साथियों, एक जो ये वाणाग्रह ये मिले हैं, ये प्रतिनिधि स्थल है और पशुपालन व आखेट के संबंधित थे। और सबसे महत्वपूर्ण, पत्थर के बांध बनाए जाने का अवशेष यहाँ पर मिले। बैराट सभ्यता देखिए, जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। बैराट के आसपास कई टीले मिले, जिनमें बीजक की डुगरी, भीम की डुगरी और महादेव डुगरी। ये सवाल हमेशा आता है साथियों। बीजक 3 डुगरी मिली है, भीम, बीजक और महादेव। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित वो अवशेष मिले। खोजकर्ता कौन है? देखिए, 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा, 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित व्यापक स्तर उत्खनन पर। तो देख सकते हैं आप, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, और उत्खनन वापस खोजते हुई है दयाराम साहनी द्वारा बैराट सभ्यता की, और उत्खनन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने किया है। इस क्षेत्र से पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हुए हैं। पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के चिन्ह मिले। अच्छा सवाल है, देखिए, पाषाण काल में इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के मिले। यहाँ से पाषाण काल के औजार व गुफा चित्रकारी मिली है। इस काल में संस्कृति का विस्तार डिंगारिया, भानगढ़ आदि क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ से देखिए, इस काल की संस्कृति का विस्तार डिंगारिया व भानगढ़, बैराट क्षेत्र में ताम्र संस्कृति के अवशेष बैराट, किराडोल, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, गणेश क्षेत्र से मिलते हैं। आगे देखते हैं। 1818 में EIC ने दौलत राज सिंधिया से अजमेर को जीता। ये साथियों दूसरा सवाल आ गया है, माफ कीजिएगा, ये सैन्य बटालियन वाला आ गया था। इसके नोट्स आगे है, वापस बता देंगे। ये लेके राजस्थान में कांस्य सभ्यता, ये साथियों बैराट तक यही था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करो। धन्यवाद।